शुरू में मुझे लगा कि ये मेट्रो में होने वाली कोई आम लड़ाई है, लेकिन तभी उस आदमी के दांत उस लड़की की गर्दन में गहराई तक धंस जाते हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये आदमी पक्का नशे में है। हेडफोन्स लगाए एक लड़का अपना फोन निकालता है और कैमरे को उसी तरफ फोकस करता है। जल्दी करो जल्दी, ये पक्का ट्रेंड करेगा। उसकी गर्लफ्रेंड बेहतर नजारे के लिए अपने पंजों के बल खड़ी हो जाती है। वो काटी गई लड़की दर्द से चीखती है, लेकिन मेट्रो के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। ज्यादातर लोग अभी भी अपने फोन्स में घुसे हुए हैं। बस आसपास के लोग थोड़ा घबराने लगते हैं। क्या तुम सच में बीमार हो? एक बुजुर्ग औरत अपने बैग से उस आदमी को मारती है। सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लग रहा है। लोगों की भीड़ के बीच से मैं देखता हूँ कि वो आदमी अभी भी उस लड़की को लगातार काट रहा है। उसने एक आम ऑफिस वर्कर की तरह मुड़ी तोड़ी व्हाइट शर्ट पहनी है, लेकिन उसकी आंखें, पुतलियां पूरी तरह से फैली हुई हैं और आंखों का सफेद हिस्सा लाल नसों से भरा है, बिल्कुल किसी मरी हुई मछली की तरह। जल्दी इन्हें अलग करो। आखिरकार एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ता है और उसे खींचकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस वाइट शर्ट वाले आदमी के कंधे को छूता है, असल म्यूटेशन शुरू हो जाता है। वो काटी गई लड़की अचानक तड़पना बंद कर देती है। उसके शरीर में भयानक झटके लगने लगते हैं। उसके हाथ पैर अजीबोगरीब एंगल्स में मुड़ने लगते हैं। हड्डियों के टूटने और रगड़ने की आवाज रोंगटे खड़े कर देती है। इसे इसे क्या हो रहा है? वीडियो रिकॉर्ड कर रहे उस लड़के की आवाज कांपने लगती है। लड़की के झटके अचानक रुकते हैं और वो अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी आदमी की तरह मरी हुई मछली जैसी हो चुकी हैं। अगले ही सेकंड वो अपने पास खड़ी उस बुजुर्ग औरत पर झपट पड़ती है। पूरे राग में चीख पुकार मच जाती है। भागो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। भीड़ किसी टूटे हुए डैम के पानी की तरह दोनों तरफ भागने लगती है। मैं दरवाजे से पिचक जाता हूँ। मेरी पसलियां टूटने की नौबत आ जाती है। वो कपल तो भीड़ के रेले में कहीं खो ही चुका है। कहीं से उस लड़की की चीख सुनाई देती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। शीशे पर खून से सने हाथों के निशान और भाप छाई हुई है। कोई इमरजेंसी बटन को पागलों की तरह पीट रहा है, लेकिन मेट्रो अभी भी टनल में पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। दरवाजे नहीं खुलते। मैं किसी तरह अपना सिर घुमाकर वाघ के अंदर का नजारा देखने की कोशिश करता हूँ। अंदर पूरी तरह से तबाही मची है। वो दोनों इन्फेक्टेड, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहूँ, मैं उन्हें इन्फेक्टेड ही बुलाऊंगा। वो गिरे हुए पैसेंजर्स को बुरी तरह से फाड़ रहे हैं। खून बाग की सफेद दीवारों पर किसी खौफनाक मॉडर्न आर्ट की तरह छिटक रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि जिन्हें वो काट रहे हैं वो भी तुरंत नए इन्फेक्टेड में बदल रहे हैं। पीछे वाले वाघ की तरफ भागो, कोई जोर से चिल्लाता है। ये आवाज सुनते ही सब पागलों की तरह वागनस के बीच वाले कनेक्शन की तरफ भागने लगते हैं। धक्का मुक्की, कुचलना, चीखें। एक बूढ़ा आदमी नीचे गिरता है और दर्जनों पैर उसे तुरंत कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। उसका चश्मा टूट जाता है, कांच के टुकड़े उसके गाल में घुस जाते हैं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं रुकता। मैं भी नहीं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। भीड़ के साथ धक्के खाते हुए मैं पहले कनेक्शन डोर को पार करता हूँ। मेरे पैर के नीचे कुछ मुलायम सा आता है। मैं नीचे देखता हूँ। एक पिंक सॉफ्ट टॉय और एक छोटा सा हेलो किटी बैकपैक वहां पड़ा है। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि इसका मालिक कहाँ है। दूसरे वाघ की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन पैनिक एक वायरस की तरह यहां भी फैल चुका है। एक ऑफिस गर्ल रोते हुए फोन पर बात कर रही है। यहाँ कोई पागल लोगों को काट रहा है। बहुत सारे लोग हैं। 110। मुझे पुलिस को बुलाना है। मेट्रो लाइन 10 वेस्ट डायरेक्शन में कोई पैसेंजर्स पर हमला कर रहा है। क्या? धीरे बोलूं? मैं यहाँ मरने वाली हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं धीरे बोलूं? मैं भी अपना फोन निकालता हूँ। बैटरी सिर्फ 12% बची है। सिग्नल आ जा रहा है। वीचैट पर भेजे गए मैसेजेस बस गोल गोल घूम रहे हैं। पीछे से शीशा टूटने की आवाज आती है। वो इन्फेक्टेड हमारे पीछे आ चुके हैं। पीछे की तरफ भागते रहो। हम लगातार भागते रहते हैं। दूसरे वाघ से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। हर दरवाजे पर कोई ना कोई पीछे छूट जाता है और फिर नई चीखें गूंजती हैं। अचानक मेट्रो के स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। डियर पैसेंजर्स, ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ट्रेन अगले स्टेशन पर टेम्पररी तौर पर रुकेगी। प्लीज शांत रहें। शांत रहें? ये कोई मजाक है क्या? आखिरकार हम आखिरी वाग में पहुंच जाते हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजा ब्लॉक करो, जल्दी से दरवाजा ब्लॉक करो। चश्मे वाला एक लड़का किसी का सूटकेस उठाकर कॉरिडोर में अटका देता है, लेकिन कांच के दरवाजे के उस पार 7-8 लोग पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो हम तक पहुंच रहे हैं। मेरा बच्चा अंदर है। पूरे वाग में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। इन्हें अंदर आने दो। एक जवान लड़की खड़ी होती है। उसने पोनीटेल बनाई हुई है, चेहरा पीला पड़ चुका है, लेकिन आंखों में हिम्मत है। ये जिंदा इंसान है, वो मॉन्स्टर्स नहीं है। बकवास। दरवाजा रोक कर खड़ा चश्मे वाला लड़का चिल्लाता है, किसे पता कि इन्हें काटा गया है या नहीं? अगर एक भी इन्फेक्टेड अंदर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। हम इन्हें ऐसे मरने भी नहीं दे सकते। बहस शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो खुद बाहर जाकर बचाओ। चीख पुकार बढ़ रही है। दरवाजे पर मार पड़ने की आवाजें और तेज हो गई हैं। बाहर एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी है। बच्चा बेहोश है।
पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। औरत की आंखों में सिर्फ बेबसी है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इट। मुझे वो हेलो किटी बैकपैक याद आता है जिस पर मेरा पैर पड़ा था। कम से कम हमें मैंने अभी बोलना शुरू ही किया था कि वो चश्मे वाला लड़का मुझे घूरते हुए चिल्लाता है, तुम्हें हीरो बनना है? बाहर देखो। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। सच में कॉरिडोर के आखिर में कुछ खौफनाक आकृतियां नजर आने लगी हैं। उनकी चाल अजीब है, कपड़े खून से सने हैं। बाहर खड़े लोग और भी ज्यादा पागलों की तरह छटपटाने लगते हैं। कोई अपना सिर जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगता है। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। चश्मे वाला लड़का एक ठंडी हंसी हंसता है। अब भीख मांग रहे हैं? जब अभी भाग रहे थे तब दूसरों का इंतजार क्यों नहीं किया? तभी बाहर खड़ी वो औरत अचानक शांत हो जाती है। वो अपना सिर झुकाकर अपनी बाह देखती है। उसकी शर्ट की आस्तीन फटी हुई है और वहां दांतों के ताजा निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखों में बेबसी और गहरी हो जाती है। मुझे मुझे काट लिया गया है। वैग के अंदर सब अपनी सांसें रोक लेते हैं। देखा तुम सबने? चश्मे वाले लड़के की आवाज में एक अजीब सा सुकून है। मैंने कहा था ना कि दरवाजा मत खोलो। और अपने सीने से लगे बच्चे को देखती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं। वो बच्चे को ऊपर उठाती है और कांच के दरवाजे से चिपका देती है। इसे बचा लो प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लो, इसे नहीं काटा है। बच्चा अचानक जागता है और जोर जोर से रोने लगता है। पोनीटेल वाली वो लड़की तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ती है। बच्चे को छोड़ो, तुम पागल हो गई हो क्या? चश्मे वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी अफरा तफरी में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। इसी बीच एक लड़का दरवाजे में थोड़ा सा गैप खोल देता है। बस उस जरा से गैप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाहर खड़े लोग पागलों की तरह अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। वो औरत अपने बच्चे को अंदर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर घुस रहे हैं। दरवाजा बंद करो, जल्दी बंद करो। सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कुछ लोग अंदर आ पाते हैं और कुछ दरवाजे के बीच में फंस जाते हैं। बच्चे वाली वो औरत धक्के से नीचे गिर जाती है। बच्चा उसके हाथों से छिटक कर जमीन पर जोर से गिरता है। बच्चे का रोना अचानक बंद हो जाता है। इन्फेक्टेड उन तक पहुंच चुके हैं। बाहर चीर देने वाली चीखें गूंज रही हैं। खून शीशे के दरवाजे पर छिटकता है और दरवाजे के दरों से बहकर वागन के अंदर आने लगता है। हम सब अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर बंद करते हैं। सबके हाथ खून से सने हैं। पता नहीं किसका खून है। जो लोग अभी तक बहस कर रहे थे वो अब जमीन पर सुनने बैठे हैं। पोनीटेल वाली लड़की अभी भी अपने घुटनों को गले लगाए कांप रही है। चश्मे वाला लड़का एक कोने में खड़ा अपने खून से सने हाथों को बार बार पोंछ रहा है। ये सब तुम लोगों की गलती है। कोई धीरे से बड़बड़ाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सबको पता है कि इस सिचुएशन में हम सब कातिल भी हैं और शिकार भी। मेट्रो लगातार आगे बढ़ रही है, बिना ये जाने कि आखिर जाना कहाँ है। वाग के अंदर का सिग्नल किसी काउंटडाउन की तरह ब्लिंक कर रहा है। मैं अपना फोन निकालता हूँ। 5% बैटरी बची है। मैं वी चैट खोलकर अपनी माँ को एक मैसेज भेजता हूँ। माँ, शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। मैसेज सेंड दिखाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। मेरे पास कोई भारी सांसें ले रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने परिवार को कॉल मिला रहा है। हेलो, सुन रही हो? एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी फोन पर चिल्लाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। हेलो। कॉल कट जाती है। वो अपने फोन की काली स्क्रीन को देखता रहता है। उसके कंधे बुरी तरह से कांप रहे हैं। मैं वीबो खोलता हूँ, बाहर का हाल जानना है। सबसे पहला ट्रेंडिंग टॉपिक है बेजिंग मेट्रो बाइट इंसिडेंट। मैं क्लिक करता हूँ और वहां सिर्फ इसी हादसे के वीडियोस भरे पड़े हैं। सिर्फ हमारी ट्रेन नहीं, लग रहा है पूरा मेट्रो सिस्टम ही तबाह हो चुका है। कमेंट्स में लोग पागल हो रहे हैं, ये तो जॉम्बीज हैं। नहीं, मजाक मत करो, जॉम्बीज कैसे हो सकते हैं? मेरा दोस्त लाइन 3 पर है, उससे कांटेक्ट टूट गया है। सब जल्दी घर वापस जाओ, सड़कें पागलों से भरी पड़ी हैं। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। मेट्रो आखिरकार अपनी स्पीड कम करने लगती है। नेक्स्ट स्टेशन गुमाओ। हमेशा सुनाई देने वाली ये अनाउंसमेंट आज बहुत भयानक लग रही है। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है, दरवाजे खुलते हैं। मैदान पर पूरी तरह से क्योस मचा हुआ है। बाहर मत निकलो, चश्मे वाला लड़का चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दरवाजे खुलते ही वाग के अंदर के लोग किसी टूटे हुए डैम के पानी की तरह बाहर बह निकलते हैं। इंसानों के इस रेले में धक्का खाते हुए मैं लड़खड़ाते हुए ट्रेन से बाहर गिरता हूँ। एंड का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। क्या ये सच में गोमांस स्टेशन है, वो जगह जहां से मैं रोज आता जाता हूँ? जमीन पर चारों तरफ बैग्स, जूते और खाने के पैकेट बिखरे पड़े हैं। वेंडिंग मशीन पलटी हुई है। जमीन पर ड्रिंक्स फैले हुए हैं। दीवारों और फर्श पर खून के अनगिनत धब्बे हैं। और सबसे भयानक बात, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इन्फेक्टेड रोबोट्स की तरह बेतहाशा इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही वो वैग से किसी को बाहर निकलते देखते हैं, वो खून की महक पाकर किसी शार्क की तरह उन पर झपट पड़ते हैं। भागो, एग्जिट से बाहर मत निकलना। भीड़ फिर से पागलों की तरह भागने लगती है। मैं सिक्योरिटी कंट्रोल की तरफ पूरी जान लगाकर भागता हूँ। अचानक मैं फिसलता हूँ। मेरे पैर के नीचे कुछ चिपचिपा सा है। मैं गिरते गिरते बचता हूँ। नीचे देखता हूँ, ये जमे हुए खून का एक बड़ा सा गड्ढा है।
मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, मैं देख भी नहीं सकता, बस भागना है। सीढ़ियां लोगों से खचाखच भरी हैं। कोई नीचे गिरता है, पीछे आने वाले उसे सीधे कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कोई उस गिरे हुए को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी ठोकर खाकर गिर जाता है। चीखें, रोना और गालियां सब एक में मिल गए हैं। तभी मुझे वो पोनीटेल वाली लड़की भीड़ में फंसी हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा पीला है, आंखें खोई हुई हैं। पास से कोई उसे धक्का देता है। वो लड़खड़ाती है और बस गिरने ही वाली होती है कि मेरा इंस्टिंक्ट काम करता है। मैं झपट कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। थैंक यू, वो लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज़ में कहती है। बातें मत करो, मेरे पीछे आओ। मैं उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। हम सीढ़ियों के किनारे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। मेरे हाथ पसीने से भीगे हैं। उसकी पकड़ फिसल रही है। पीछे से भयानक चीखें आ रही हैं। इन्फेक्टेड हमारे बहुत करीब है, जल्दी और तेज। आखिरकार हम सरफेस पर आ जाते हैं। गुमाओं की रातें हमेशा रोशनी से जगमगाती हैं, लेकिन आज नहीं। कई गाड़ियां आपस में टकराई हुई हैं। एक गाड़ी से अभी भी धुआं निकल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स ऐसे ब्लिंक कर रही हैं जैसे कभी भी बुझ जाएंगी। दूर कहीं पुलिस सायरन, चीखें और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। पूरी सिटी पागल हो चुकी है। अब हम कहाँ जाएं, वो लड़की हाँफते हुए पूछती है। मैं चारों तरफ देखता हूँ। सड़कें गाड़ियों से भरी हैं, कुछ के दरवाजे खुले हैं और वो पूरी तरह खाली हैं। फुटपाथ पर लोग बस भागे जा रहे हैं, कोई किसी का पीछा कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि कौन नॉर्मल इंसान है और कौन इन्फेक्टेड। सबसे पहले छिपने की कोई जगह ढूंढते हैं। हम जांगू मैनवर्थ एवेन्यू के ईस्ट की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में एक कन्वीनियंस स्टोर आता है। उसके कांच का दरवाजा टूटा हुआ है। अंदर सब कुछ तहस नहस है। शेल्फ पर बचे आखिरी सप्लाईज के लिए कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। पानी, मुझे पानी दे। पीछे हट, ये मुझे पहले मिला है। पानी के एक कार्टन के लिए दो आदमी भिड़ रहे हैं। उनमें से एक शेल्फ से शराब की बोतल उठाता है और दूसरे के सिर पर जोर से दे मारता है। खून की धार फूट पड़ती है। जमीन पर गिरा हुआ आदमी कुछ देर तड़पता है और फिर सुन्न पड़ जाता है। हमला करने वाला कुछ सेकंड्स के लिए सन्न रह जाता है, फिर पानी का कार्टन उठाता है और वहां से भाग जाता है। इंसानियत का चुआ कितनी आसानी से उतर गया। और मत देखो, चलो यहां से। मैं लड़की का हाथ पकड़ता हूँ और हम फिर से भागने लगते हैं। लगभग 10 मिनट भागने के बाद मेरे फेफड़े फटने को तैयार हैं। उस लड़की की हालत तो और भी है। वो सड़क की रेलिंग का सहारा लेकर बुरी तरह खांसने लगती है। नहीं, अब मुझसे और नहीं होगा। मैं और नहीं भाग सकती। मैं भी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ। एड्रेनलिन का असर खत्म हो रहा है। डर और थकावट मुझे किसी लहर की तरह डुबो रहे हैं। हमें आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आगे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसका मेन गेट बंद है। सिक्योरिटी कैबिन में अंधेरा है। पता नहीं वहां कोई है भी या नहीं। हम भागकर कॉम्प्लेक्स के एंट्री गेट तक पहुंचते हैं। लोहे का दरवाजा अंदर से लॉक है। साइड गेट भी बंद है। कोई है? मैं सिक्योरिटी कैबिन के शीशे को पीटता हूँ, हमें अंदर आने दो। कोई जवाब नहीं आता। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। मैं मुड़कर देखता हूँ, कई इन्फेक्टेड लड़खड़ाते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी कुछ सोचो। लड़की की आवाज रुन जाती है। मैं पहले मेन गेट को देखता हूँ, फिर साइड वॉल को। दीवार 2 मीटर से ज्यादा ऊंची है और उसके ऊपर कांच के टुकड़े लगे हैं। दीवार कूदो, मुझे हाइट से डर लगता है। डर लगता हो या नहीं, तुम्हें चढ़ना ही होगा। पहले मैं ऊपर चढ़ता हूँ और दीवार पर पैर लटका कर बैठ जाता हूँ। फिर उसे खींचने के लिए अपना हाथ नीचे करता हूँ। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं, कई बार उसकी पकड़ छूट जाती है। इन्फेक्टेड एकदम पास आ चुके हैं। जल्दी करो। वो आंखें बंद कर लेती है। मैं अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता हूँ। मेरे हाथों के मसल्स जलने लगे हैं। आखिरकार मैं उसे ऊपर खींच लेता हूँ। कूदो। मैं पहले नीचे कूदता हूँ। बैलेंस नहीं बन पाता और मैं सीधा जमीन पर गिरता हूँ। मेरे राइट एंकल में भयानक दर्द उठता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर। वो लड़की अभी भी दीवार पर बैठी है। उसकी कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। कूदो। वो आ रहे। वो अपने दांत भींचती है, आंखें बंद करती है और कूद जाती है। मैं खुद को किसी तरह खड़ा करता हूँ, उसे कैच करता हूँ और हम दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। दीवार के उस पार से इन्फेक्टेड के गुर्राने की आवाजें आ रही हैं। उनके नाखून लोहे के दरवाजे को खुरच रहे हैं। तुम्हारा पैर? मुझे लंगड़ाते हुए देख वो पूछती है। मैं ठीक हूँ, चल सकता हूँ, मैंने दांत भींचते हुए कहा। कॉम्प्लेक्स के अंदर एकदम सन्नाटा है। स्ट्रीट लाइट्स अभी भी जल रही हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। हमें एक बिल्डिंग मिलती है जिसका मेन डोर थोड़ा सा खुला हुआ है। हम धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। कॉरिडोर में गुप्त अंधेरा है। कोई है? मैं दबी हुई आवाज में पूछता हूँ। मेरी ही आवाज कॉरिडोर में गूंजती है। मोबाइल की फ्लैशलाइट यूज करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हम अंधेरे में ही सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियों पर कुछ चिपचिपा सा है। मुझे नहीं पता वो क्या है और मैं सोचना भी नहीं चाहता। थर्ड फ्लोर पर पहुंचने पर हमें एक खुला हुआ दरवाजा दिखाई देता है। ये एक मॉडल अपार्टमेंट है, लड़की कहती है। बिल्कुल सही।
दरवाजे पर अभी भी मॉडल अपार्टमेंट विजिट का स्टिकर लगा हुआ है। हम अंदर जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर बहुत बेसिक से फर्नीचर रखे हैं, लेकिन साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। सोफा पर धूल की परत जमी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया। मैं लंगड़ाते हुए खिड़की तक जाता हूँ, पर्दे को हल्का सा सरकाकर बाहर देखता हूँ। नीचे कॉम्प्लेक्स के रास्ते पर कुछ आकृतियां भटक रही हैं। अंधेरे में यह पहचानना मुश्किल है कि वह इंसान है या इन्फेक्टेड। दूर होराइजन पर कई जगह आग की लपटें आसमान छू रही हैं। अब हम क्या करेंगे? वो लड़की अपने घुटनों को गले लगाए सोफा पर बैठ जाती है। मुझे भी नहीं पता। मोबाइल की बैटरी डेड है। मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। बाहर की दुनिया पूरी तरह से केओस में डूब चुकी है। हम पिंजरे में फंसे उन दो हैमस्टर्स की तरह हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि बाहर उनका क्या इंतजार कर रहा है। पहले ये देखते हैं कि यहाँ काम की क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। हम पूरा अपार्टमेंट छान मारते हैं। किचन में एक डिस्प्ले फ्रिज रखा है। जैसे ही हम उसे खोलते हैं हमारी किस्मत चमक उठती है। अंदर मिनरल वाटर की 3 बोतलें और 2 सेब रखे हैं। शायद जो लोग पहले यहाँ विजिट करने आए होंगे वो इसे छोड़ गए होंगे। लड़की कहती है, 3 पानी की बोतलें और 2 सेब, बस यही हमारा पूरा सर्वाइवल किट है। लिविंग रूम के पर्दे बहुत मोटे हैं। हम उन्हें निकालकर कंबल की तरह यूज करते हैं। तकिया नहीं है तो सोफा के कुशन से काम चलाते हैं। मेरा नाम लिन यूए है, लड़की अचानक कहती है। मेरा नाम लिचुआन है। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हमारे बीच फिर से सन्नाटा छा जाता है। बाहर से आने वाली आवाजें अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चीखें, धमाके और हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट। हर आवाज हमें ये याद दिला रही है कि बाहर की दुनिया अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सुनो, तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है? लिन यूए दबी हुई आवाज में पूछती है। मुझे नहीं पता। मैं सिर हिलाता हूँ। कोई वायरस, बायोलॉजिकल वेपन या जॉम्बीज? वो आगे कहती है, ये जॉम्बीज ही है ना, बिल्कुल मूवीज की तरह। मैं इस बात को मना नहीं करता, क्योंकि जॉम्बीज के अलावा मुझे कोई और वजह समझ ही नहीं आ रही। हम सब मारे जाएंगे। उसकी आवाज कांप रही है। खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में मैं उसे देखता हूँ। मैं उसकी आंखों में साफ डर देख सकता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ, हालांकि मुझे खुद अपनी बातों पर यकीन नहीं है। आर्मी आ जाएगी, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर लेगी। वो बस सिर हिला देती है, जैसे मेरे इस झूठ में उसे थोड़ा सा सुकून मिल गया हो। रात गहरी होती जा रही है। हम बारी बारी से पहरा देने का फैसला करते हैं। एक सोएगा, दूसरा दरवाजे पर नजर रखेगा। लेकिन सच कहूं तो हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही है। हल्की सी भी आवाज हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। मुझे वॉशरूम जाना है। मॉडल अपार्टमेंट के वॉशरूम में पानी नहीं है। टॉयलेट बिल्कुल सूखा पड़ा है। पेंट के इस खाली बाल्टी को यूज कर लो। मुझे काम के दौरान छूटी हुई एक बाल्टी मिल जाती है। वो शर्म से लाल हो जाती है। तुम थोड़ा। मैं उड़ जाता हूँ और बालकनी में आ जाता हूँ। बाहर अब और भी ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है। पूरी सिटी रात के अंधेरे में जलती हुई एक विशाल मशाल की तरह लग रही है। क्या दुनिया का अंत ऐसा ही होता है? सोचता है। सुबह होने वाली है और अब हमारी हिम्मत टूट रही है। हम सोफा का सहारा लेकर आधी नींद में है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से कुछ बजने लगता है। धड़ 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 धड़। हम दोनों एकदम से उठ बैठते हैं। हमारी आंखों में खौफ भरा है। वो आवाज रुकती है और फिर दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आती है। दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन मॉडल अपार्टमेंट का लॉक बहुत ही खराब क्वालिटी का है। दरवाजा चरमराता है। हैंडल लगातार घूम रहा है। मैं उसे शांत रहने का इशारा करता हूँ। दबे पांव दरवाजे तक जाता हूँ और पीप होल से बाहर झांकता हूँ। बाहर एक इंसान खड़ा है। नहीं, वो इंसान नहीं है। उसने सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन उसका आधा चेहरा सड़ चुका है, जिसमें से सफ़ेद हड्डियां साफ दिख रही हैं। वो किसी खराब रोबोट की तरह दरवाजे का हैंडल घुमाया जा रहा है। मैं अपनी सांसें रोक लेता हूँ। हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। 5 मिनट बीत गए, या शायद 5 घंटे। वक्त जैसे रुक सा गया है। आखिरकार वो हार मान लेता है और अपने पैर घसीटते हुए दूर चला जाता है। तब जाकर हम चैन की सांस लेते हैं। क्या उसे पता कि हम यहाँ हैं? लिन यूए कांपती हुई आवाज में पूछती है। मुझे नहीं पता। मैं पसीने से तरबतर होकर दरवाजे के सहारे बैठ जाता हूँ। शायद वो बस ऐसे ही इधर आ गया था। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि अगली बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। सूरज निकल चुका है, लेकिन अपने साथ कोई उम्मीद नहीं रहा है। पर्दे की जरिए से मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग के नीचे और भी इन्फेक्टेड जमा हो गए हैं। वो बेतहाशा इधर उधर भटक रहे हैं। कभी किसी आवाज पर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बिखर जाते हैं। हमारा पानी खत्म हो रहा है। लिन ये मिनरल वाटर की आखिरी बोतल को देखती है। खाना भी खत्म होने वाला है। बस 2 सेब, एक मेरे लिए और एक उसके लिए। हमारे पेट भूख से ऐंठ रहे हैं। हमें सप्लाईज ढूंढने के लिए बाहर जाना ही होगा। मैं कहता हूँ। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पागल हो? बाहर वो खौफनाक चीजें भरी पड़ी हैं। अगर हम यहाँ रुके तो भी भूख प्यास से मर ही जाएंगे। वो चुप हो जाती है। हम दोनों जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। बिना पानी और खाने के हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। क्या फोन में सिग्नल है? वो पूछती है।
मुझे एक सॉकेट मिलता है जिसमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मैं जल्दी से फोन चार्ज पर लगाता हूँ। फोन ऑन होते ही सिग्नल आने जाने लगता है। वीचैट पर दर्जनों अनरेड मैसेजेस हैं, सब कल रात के हैं। माँ, मेरे मुंह से धीरे से निकलता है, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। मैसेज देखते ही माँ को रिप्लाई करना, मेरे बच्चे खुद को सेफ रखना। आखिरी मैसेज रात 2 बजे का है। माँ और पापा घर में फंसे हुए हैं, बाहर बहुत खतरा है, प्लीज बाहर मत निकलना। अगर तुम ये मैसेज पढ़ रहे हो तो याद रखना, सबसे जरूरी तुम्हारा जिंदा रहना है। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरी आंखें नम हो जाती हैं। लिन यूए भी अपना फोन देख रही है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरे बॉयफ्रेंड की कल लेट नाइट शिफ्ट थी, अब वो फोन नहीं उठा रहा है। हम कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क बिजी है या लग ही नहीं रहा। इंटरनेट मुश्किल से चल रहा है। मैं न्यूज़ ऐप खोलता हूँ, हेडलाइन है अर्जेंट नोटिस, पूरी सिटी में हाई अलर्ट, नागरिक अपने घरों से बाहर ना निकले, अपनी जगह पर रेस्क्यू का इंतजार करें। आगे की खबरें और भी ज्यादा डरावनी हैं। अलग अलग जगहों पर अनजान हमले, हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, मेडिकल सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है, आर्मी सिटी में घुस चुकी है, सेफ जोन्स बनाए जा रहे हैं। आखिरी लाइन हमें थोड़ी सी उम्मीद देती है। सेफ जोन कहाँ है? लिन यूए बेताबी से पूछती है। मैं स्क्रॉल करता हूँ। आखिरकार मुझे मिल ही जाता है। ओलंपिक पार्क में टेम्पररी सेफ जोन बनाया गया है, नागरिक खुद वहां पहुंच सकते हैं। रास्ते में पूरी सावधानी बरतें। ओलंपिक पार्क यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है। नॉर्मल दिनों में ये दूरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज इसके लिए हमें एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी कैसे मिलेगी? मैं खुद से पूछता हूँ। तभी मुझे अंडरग्राउंड गैराज याद आता है। लिन यूए का चेहरा पीला पड़ जाता है। गैराज में पक्का इन्फेक्टेड होंगे। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि यह आइडिया कितना सही है, लेकिन पैदल चलने से तो बेहतर ही है। हम थोड़ी तैयारी करते हैं। मैं एक मॉप के डंडे को हथियार बना लेता हूँ। लिन यूए किचन से एक चाकू उठा लेती है। ये सब मजाक लग रहा है, लेकिन खाली हाथ होने से तो बेहतर ही है। याद रखना, मैंने उसे समझाते हुए कहा, जब भी उन चीजों से आमना सामना हो बिना सोचे भागना शुरू कर देना। लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, हम उनसे जीत नहीं सकते। वो सिर हिलाती है। हम संभल कर दरवाजा खोलते हैं। कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा है। हम दबे पांव नीचे उतरते हैं। सेकंड फ्लोर के एक कमरे से टीवी की आवाज आ रही है। अंदर कोई जिंदा है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में जमे हुए खून का एक बड़ा सा गड्ढा है। उसके ठीक बगल में अंडरग्राउंड गैराज का एंट्रेंस है। लोहे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर घुप अंधेरा है। मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, लिन्यू मेरी शर्ट खींचते हुए कहती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। हम यहाँ तक आ चुके हैं। मैं दरवाजा धकेलता हूँ। सड़े हुए गोश्त की भयानक बदबू मेरे चेहरे से टकराती है। मुझे लगभग उल्टी आ जाती है। हम मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं। दबे पांव रैंप से नीचे उतरते हैं, इस डर से कि कहीं कुछ जाग न जाए। गैराज बहुत बड़ा है, बहुत सारी गाड़ियां पार्क हैं वहां। लिन यूए धीरे से कहती है। एक वाइट ऑडी खड़ी है जिसके ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला है। हम जल्दी से उस तरफ बढ़ते हैं। चाबियां अभी भी इग्निशन में लगी है। क्या किस्मत है। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा पूरा खोलता हूं, अंदर से एक लाश लुढ़क कर बाहर गिरती है। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसकी गर्दन पर काटे जाने के साफ निशान है। लिन यूए की चीख निकल जाती है। वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। गैराज के अंधेरे कोने से एक खौफनाक गुर्राहट गूंजती है। गाड़ी में बैठो। मैं उस लाश को बाहर खींच कर फेंकता हूँ। अंधेरे में से कई आकृतियां हमारी तरफ भाग कर आ रही हैं। मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। भगवान का शुक्र है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं गियर डालता हूँ और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता हूँ। गाड़ी तीर की तरह आगे बढ़ती है। तभी एक इन्फेक्टेड सीधा बॉनेट पर आ गिरता है और हमें घूर लगता है। उसका चेहरा विंडशील्ड से चिपका हुआ है। खून और लार मिलकर शीशे पर एक घिनौना धब्बा बना देते हैं। लिन यूए चीखती है। मैं स्टीयरिंग को जोर से घुमाता हूं और अचानक ब्रेक मारता हूं। वो इन्फेक्टेड हवा में उछलकर दूर गिरता है। उसे छोड़ो, गाड़ी भगाओ। गैराज के पैसेज से होते हुए हम पागलों की तरह भाग रहे हैं। पीछे से और भी इन्फेक्टेड हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिरकार हमें एग्जिट की रोशनी दिखाई देती है। अंडरग्राउंड गैराज से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी हमारी आंखों में चुभती है। सड़क का नजारा कल रात से भी ज्यादा खौफनाक है। चारों तरफ तबाह हो चुकी गाड़ियां, लाशें और इधर उधर भटकते हुए इन्फेक्टेड। कुछ बिल्डिंग से अभी भी धुआं उठ रहा है। हवा में जलने की बदबू फैली हुई है। अब हम कहाँ जाएं? लिन यो चिल्लाती है। मैं रास्ता याद करने की कोशिश करता हूँ। पहले थर्ड रिंग रोड की तरफ लेते हैं, फिर नॉर्थ की तरफ। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हर जगह रुकावटें हैं। सड़कों पर खाली गाड़ियां आड़ी तिरछी खड़ी हैं। कुछ जगहों पर तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमें गलियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। संभल कर। सड़क के किनारे से अचानक एक इन्फेक्टेड सामने आ जाता है। मैं जोर से स्टीयरिंग घुमाता हूँ। गाड़ी दीवार से रगड़ खाती है और साइड मिरर टूट कर गिर जाता है। आई एम सॉरी, मुझे रास्ता देखना चाहिए था। लिन यो खुद को कोसती है।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम बस जीपीएस पर नजर रखो। मोबाइल का जीपीएस अभी भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत सी सड़कों पर भारी जाम दिखा रहा है। हम बस अंदाजे से आगे बढ़ सकते हैं। 20 मिनट बाद फ्यूल वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर। हमें कोई गैस स्टेशन ढूंढना होगा। सबसे करीब वाला 2 किलोमीटर दूर है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो पूरा गैस स्टेशन लुट चुका होता है। स्टोर के शीशे टूटे हुए हैं, शेल्व्स गिर पड़ी हैं और जमीन पर कई लाशें बिखरी हुई हैं। क्या फ्यूल पंप काम करेंगे? लिन यूए पूछती है। मैं चेक करने के लिए नीचे उतरता हूँ। पंप तो ठीक है, लेकिन किसी को अंदर स्टोर से इसे चालू करना होगा। क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? मैं लिन यूए से पूछता हूँ। थोड़ी बहुत, पर सही से नहीं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उसे चाबियां देता हूँ। मैं अंदर जाकर पंप स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई खतरा दिखे तो तुम गाड़ी लेकर यहां से निकल जाना। मेरा इंतजार मत करना। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो। मैं उसे गंभीरता से देखता हूँ। सबसे जरूरी जिंदा बचना है, याद है ना? वो अपने होंठ काटती है और चाबियां ले लेती है। मैं वो मॉप का डंडा उठाता हूँ और दबे पांव स्टोर के अंदर घुसता हूँ। अंदर सब तहस नहस है। काउंटर के पीछे मुझे पंप का कंट्रोल पैनल मिल जाता है। शुक्र है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मैं उसे समझता हूँ और स्टार्ट बटन दबा देता हूँ। हो गया। मैं लिन्यूए को चिल्लाकर कहता हूँ कि फ्यूल भरना शुरू करे। इसी बीच मैं स्टोर में काम की चीजें ढूंढने लगता हूँ। मुझे पानी की कुछ बोतलें, कुछ बिस्कुट और 2 पावर बैंक्स मिल जाते हैं। मैं बाहर निकलने ही वाला होता हूँ कि मुझे लिन्यूए की चीख सुनाई देती है। मैं दौड़कर बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि सड़क के उस पार से कई इन्फेक्टेड हमारी तरफ आ रहे हैं। जल्दी करो लिन्यूए। घबराहट में वो फ्यूल पाइप निकालती है। मैं सामान गाड़ी में फेंकता हूँ, उसे अंदर धकेलता हूँ। मैं चलाता हूँ। इंजन स्टार्ट होता है। इन्फेक्टेड एकदम पास आ चुके हैं। हम गैस स्टेशन से रफ्तार में गाड़ी भगा लेते हैं। इसके बाद का रास्ता थोड़ा आसान था, शायद इसलिए क्योंकि हम सिटी सेंटर से दूर जा रहे थे। यहाँ इन्फेक्टेड कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी है। हाईवे की एंट्री पर एक मिलिट्री ट्रक ने रास्ता रोक रखा है। बैरिकेड्स के पीछे हथियारबंद मिलिट्री वाले खड़े हैं। गाड़ी रोको। मेगाफोन पर आवाज गूंजती है। चेकिंग के लिए गाड़ी से बाहर आओ। हम दोनों एक दूसरे को राहत भरी नजरों से देखते हैं। आखिरकार हमें आर्मी मिल ही गई। मैं गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ और बताई गई जगह पर रोक देता हूँ। एक सैनिक आगे आता है। नीचे उतरो, हाथ ऊपर करो। हम वैसा ही करते हैं। दूसरा सैनिक एक स्कैनर लाता है और हमारी चेकिंग करता है। टेम्परेचर नॉर्मल है, वो कहता है। क्या तुम में से किसी को काटा या खरोंचा गया है? नहीं। हम सच बोलते हैं। अपनी आस्तीन ऊपर करो, मैं चेक करूंगा। हालांकि ये थोड़ा अजीब था, पर हमने कर दिया। ये कंफर्म होने के बाद कि हमारे शरीर पर कोई घाव नहीं है, सैनिक का बर्ताव थोड़ा नरम हो जाता है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओलंपिक पार्क वाले सेफ जोन में। मैं कहता हूँ। सैनिक अपना सिर हिलाता है। वो भर चुका है। टेम्पररी सेफ जोन अब सनी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस रास्ते पर सीधे चलते रहो, कोई 20 किलोमीटर दूर। भर चुका है। लिन यूए की आवाज थोड़ी कांपने लगती है। कल रात बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। सैनिक समझाता है। चिंता मत करो, सुन्नी में खाने पीने का इंतजाम है, वो जगह सेफ है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें उस पर भरोसा करना ही होगा। शुक्रिया। रुको। सैनिक हमें रोकता है। वो ट्रक से पानी की 2 बोतलें और कुछ मिलिट्री बिस्किट्स लाकर हमें देता है। अपना ध्यान रखना। वो इन्फेक्टेड रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं। रात में गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ रखना। वो इन्फेक्टेड आखिर है कौन, जो काटे जाने के बाद म्यूटेट हो जाते हैं? सैनिक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। याद रखना, अब वो इंसान नहीं रहे। अगर रास्ते में कोई दिखे तो बिल्कुल मत हिचकिचाना। हम सिर हिलाते हैं और वापस गाड़ी में आ जाते हैं। चेक पॉइंट से बाहर निकलते ही लिन यूए पूछती है, क्या तुम्हें लगता है सच में कोई सेफ जोन है? मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अंदर से मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं है। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है। कल इस वक्त मुझे अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन की टेंशन थी, और आज सिर्फ जिंदा बचना ही मेरा आखिरी मकसद है। गाड़ी आगे बढ़ रही है। रेडियो से रुक रुक कर आवाज आ रही है, शांत रहें। आर्मी सेफ जोन में मौजूद है, बचे हुए लोग तुरंत। सिग्नल बहुत खराब है, कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा। रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा है। जाम की वजह से नहीं, बल्कि सड़कों पर बिखरी लाशों की वजह से। कुछ तो अभी भी हिल रही हैं। मुझे टायरों के नीचे कुचले जाने की आवाज को नजरअंदाज करके जबरदस्ती आगे बढ़ना पड़ रहा है। लिन यूए का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसने हैंडल को कसकर पकड़ा हुआ है। क्या तुम्हें आराम करना है? मैं पूछता हूँ। वो सिर हिलाती है। नहीं, तुम गाड़ी चलाते रहो, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वो अब टूटने की कगार पर है, और मैं भी। एड्रेनलिन का असर तो कब का खत्म हो चुका है। अब सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही हमें जिंदा रखे हुए है। सामने एक सर्विस एरिया का बोर्ड दिखाई देता है। हम सर्विस एरिया में रुककर आराम करेंगे। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट। लिन में मना नहीं करती। ये सर्विस एरिया पूरी तरह से वीरान लग रहा है। पार्किंग में इक्का दुक्का गाड़ियां खड़ी हैं, पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। हम संभल कर गाड़ी पार्क करते हैं।
हम हथियार लेकर नीचे उतरते हैं। सर्विस एरिया का दरवाजा खुला है और अंदर घुप अंधेरा है। अंदर चलें? लिन यूए पूछती है। मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं, गाड़ी में आराम करते हैं। हम वापस गाड़ी में आ जाते हैं और डोर्स लॉक कर लेते हैं। लिन यूए बिस्कुट का पैकेट खोलती है और आधा मुझे दे देती है। थैंक यू, वो अचानक कहती है। किस लिए? मेट्रो में मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुमने मुझे नहीं खींचा होता तो मैं पक्का। ऐसा मत बोलो। मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। हम दोनों जिंदा हैं, बस यही काफ़ी है। वो मुस्कुराती है, एक ज़बरदस्ती की मुस्कान। क्या तुम्हें लगता है मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा होगा? मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूं। हाँ बिल्कुल। आखिरकार मैं एक सफ़ेद झूठ बोल ही देता हूँ। वो डबडबाई आंखों से सिर हिलाती है। हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठकर सूखे बिस्कुट खाते हैं और हल्का गर्म पानी पीते हैं। बाहर सूरज ढल रहा है, आसमान लाल हो चुका है और इस वीरान सर्विस एरिया पर एक खौफनाक सा साया डाल रहा है। यह ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया की आखिरी शाम हो। हमें निकलना चाहिए। हमने आधा घंटा आराम कर लिया है। अंधेरा होने वाला है। सैनिक की बात याद करते हुए हमें रात होने से पहले सेफ जोन पहुंचना होगा। मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, लिन ये सामने की तरफ इशारा करती है। वहां कोई है। सच में सर्विस एरिया के एग्जिट के पास कोई हरकत हो रही है। मैं स्पीड कम करता हूँ और ध्यान से आगे बढ़ता हूँ। वो कोई इंसान है। एक मोटा सा आदमी जिसने गंदी सी ट्रेकिंग जैकेट पहनी है, सप्लाईज से भरी एक ट्रॉली धकेल रहा है। हमारी गाड़ी देखकर पहले तो वो सन्न रह जाता है, फिर पागलों की तरह हाथ हिलाने लगता है। मदद करो, मुझे बचा लो। मैं थोड़ा झिझकता हूँ। गाड़ी मत रोकना, लिन यूए कहती है। क्या पता यह कोई ट्रैप हो। लेकिन वो मोटा आदमी ट्रॉली वहीं छोड़कर हमारी तरफ भागने लगता है। उसके पीछे बिल्डिंग से कई इन्फेक्टेड बाहर निकल आते हैं। प्लीज मेरी मदद करो। वो मोटा आदमी भागते हुए चिल्ला रहा है, मुझे बचा लो। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो? वो इतनी सारी सप्लाईज छोड़कर भाग रहा है। इसका मतलब उसका इरादा हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं गाड़ी रोकता हूं और खिड़की का शीशा नीचे करता हूं। जल्दी अंदर बैठो। वो मोटा आदमी लगभग लुढ़कता हुआ आता है, पीछे का दरवाजा खोलता है और धड़ाम से अंदर गिरता है। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। वो बुरी तरह हाँफ रहा है। आज तो मैं पक्का मर ही जाता। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी सर्विस एरिया से बाहर निकल गई। रियर व्यू मिरर में वो इन्फेक्टेड अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन जल्द ही हमने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वोंगले। वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। आजकल दूसरों की जान बचाने वाले लोग बचे ही कहाँ हैं? क्या तुम अकेले हो? लिन यूए मुड़कर पूछती है। वांगले सिर हिलाता है। मेरा एक साथी था, लेकिन 1 घंटे पहले सर्विस एरिया में खाना ढूंढते वक्त उसे काट लिया गया। गाड़ी में एक सन्नाटा सा छा जाता है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वांगले पूछता है। उस सेफ जोन की तरफ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वो थोड़ा खुश होते हुए कहता है। मैंने रेडियो पर सुना था कि वहाँ एक सेफ जोन है, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आ रहा था, पर उसकी बैटरी खत्म हो गई। तुम क्या काम करते हो? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। फूड डिलीवरी बॉय। वांगले थोड़ा झिझकते हुए कहता है। मुझे हल्के में मत लेना। हाँ, मैं इस एरिया का डिलीवरी बॉय हूँ। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। हम हल्की सी हंसी हंसते हैं। कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले रहा। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। वैसे वैंगले अपनी जेब से कुछ चॉकलेट बार्स निकालता है। तुम लोगों को चाहिए? मुझे सर्विस एरिया में मिले थे। हालांकि ये मोटा आदमी थोड़ा अजीब लग रहा था, पर दिल का सच्चा इंसान था। रात का अंधेरा गहरा चुका है। सैनिक की बात मानते हुए मैंने हेडलाइट्स बंद कर दी हैं और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी के सहारे गाड़ी चला रहा हूँ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सेफ्टी फर्स्ट। सामने शायद आग लगी है, लिन ये कहती है। सच में सामने का आसमान लाल रंग का दिखाई दे रहा है। हम जितना आगे बढ़ते हैं, आग की लपटें उतनी ही तेज होती जाती हैं। एक मोड़ काटते ही हम सबकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा का पूरा गांव जल रहा है। उन आग की लपटों के बीच हमें इन्फेक्टेड इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। कुछ के शरीरों पर तो आग भी लगी हुई है, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। वो बस रोबोट की तरह चल रहे हैं। हमें कोई और रास्ता लेना चाहिए, वांग ले धीरे से कहता है। मैं गाड़ी घुमाकर एक पतले से साइड रोड पर ले लेता हूँ। दोनों तरफ खेत हैं। हम अभी कुछ ही दूर चले थे कि सामने एक पलटा हुआ ट्रक दिखाई देता है। उसने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। गाड़ी पीछे लो, लिन यूए चिल्लाती है। मैं रिवर्स गियर डालता हूँ, लेकिन पीछे से भी कई इन्फेक्टेड आ जाते हैं। हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। नीचे उतरो और भागो। हम गाड़ी वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। चांद की रोशनी में इन्फेक्टेड हर तरफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। इधर से। वैंग ले खेतों के किनारे की तरफ इशारा करता है। हम फसलों के बीच से होकर भाग रहे हैं, बार बार ठोकर खाकर गिर रहे हैं। जमीन बहुत दलदली है, हर एक कदम भारी लग रहा है। लिनियो अचानक गिर जाती है। वैंग ले और मैं उसे दोनों तरफ से पकड़कर उठाते हैं और फिर भागने लगते हैं। लेकिन इन्फेक्टेड हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। मुझे लगता है कि बस अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। तभी सामने से गोलियां चलने की आवाज आती है। टैक टैक टैक। कई इन्फेक्टेड धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं।
एक फ्लैशलाइट की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है। क्या तुम इंसान हो? हाँ, हम इंसान हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, मेरे पीछे आओ। एक आदमी खेत के किनारे खड़ा है। चांद रोशनी में साफ दिख रहा है कि उसने कैमोफ्लेज मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हम भागते हुए उसके पीछे जाते हैं। उसकी मूवमेंट्स बहुत ही प्रोफेशनल है। वो भागते भागते पीछे मुड़कर फायर भी कर रहा है। उसकी हर गोली सीधे इन्फेक्टेड के सिर या पैरों पर लग रही है। ऊपर बैठो। सड़क के किनारे एक मिलिट्री जीप खड़ी है। हम जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। वो मिलिट्री वाला आदमी ड्राइविंग सीट पर उछलकर बैठता है और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता है। थैंक्स, मैं हाफते हुए कहता हूँ। यू आर वेलकम। वो बिना पीछे देखे जवाब देता है, हम सब सर्वाइवर्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसकी आवाज़ बहुत शांत है, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। क्या आप मिलिट्री से हैं? लिन यूए पूछती है। एक्स मिलिट्री। वो आदमी छोटे शब्दों में जवाब देता है, अब मैं सेफ जोन में वॉलंटियर हूँ। सप्लाईज ढूंढने निकला था। सेफ जोन यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं, कोई 10 किलोमीटर। ये सुनकर हम सब राहत की सांस लेते हैं। मेरा नाम ली है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हम भी एक एक करके अपना नाम बताते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ली कहता है, रात में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। वो चीजें रात में ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। हमें कुछ भी नहीं पता था, बस जिंदा बच गए, यही बहुत है। ली रेयरव्यू मिरर में देखता है, कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, शुक्र है। सेफ जोन में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी घाव मिला तो सीधा क्वारंटीन में डाल देंगे। जीप रात के अंधेरे में तेजी से भाग रही है। ली बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है। बिना हेडलाइट्स के भी वो सड़क की रुकावटों को आसानी से पार कर रहा है। सेफ जोन का हाल कैसा है? नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है? ली जवाब देता है, वहाँ खाना और पानी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। कितने? कल तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 30,000 से ज़्यादा। आज तो पक्का और बढ़ गए होंगे। 30,000 लोग एक टेम्पररी सेफ जोन के लिए, ये बहुत बड़ी गिनती है। क्या तुम लोगों का परिवार है? ली अचानक पूछता है। इस सवाल से गाड़ी में फिर से सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार मैं बोलता हूँ, हाँ, लेकिन उनसे कांटेक्ट टूट गया है। ली सिर हिलाता है और आगे कुछ नहीं पूछता। इस सन्नाटे में कांटेक्ट टूटने का मतलब शायद हमेशा के लिए बिछड़ जाना ही होता है। आखिरकार हमारे सामने कुछ रोशनियां नजर आती हैं। यह कंटीले तारों से घिरा हुआ एक बड़ा सा एरिया है। सर्च लाइट्स लगातार इधर उधर घूम रही हैं। एंट्री गेट पर आर्मर्ड व्हीकल्स और हथियारबंद सैनिक तैनात है। हम पहुंच गए, ली कहता है। हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम सेफ हैं। हम सच में बच गए। गाड़ी एंट्री गेट पर रुकती है। हम सब नीचे उतरते हैं। हमारी चेकिंग की जाती है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसा पहले हुआ था। टेम्परेचर चेक, घावों की चेकिंग और डिटेल्स नोट करना। सनी, टेम्पररी सेफ जोन में आपका स्वागत है। सैनिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। कुछ ही देर में कोई तुम्हें क्वारंटीन एरिया में ले जाएगा। याद रखना, पहले 3 दिन ऑब्जर्वेशन पीरियड है। क्वारंटीन एरिया में इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना। लिन यूए थोड़ी घबराई हुई है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ली उसे समझाता है, ताकि कोई इन्फेक्टेड अंदर ना सके। डरो मत, वहाँ कंडीशंस ठीक ठाक है। एक वर्कर हमें रास्ता दिखाने के लिए आगे आता है। सेफ जोन मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक लाइन से बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं। बीच में कच्चे रास्ते बने हैं। भले ही ये सब टेम्पररी लग रहा है, लेकिन यहाँ एक ऑर्डर है। रास्ते में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। कुछ सप्लाईज लेने के लिए लाइन खड़े हैं, कुछ अपने टेंट्स के बाहर सुन बैठे हैं। सबके चेहरों पर थकावट और डर साफ दिखाई दे रहा है। नए लोग यहाँ आ जाओ। वो वर्कर प्लास्टिक शीट से बने एक अलग एरिया की तरफ इशारा करता है। वहां पहले से ही कई लोग मौजूद हैं। आदमी और औरतें अलग अलग रहेंगे। दोनों के लिए एक एक बड़ा टेंट है। अगर 3 दिन बाद तुम में कोई इन्फेक्शन नहीं दिखता तो तुम्हें मेन लिविंग एरिया में भेज दिया जाएगा। वर्कर बताता है, दिन में 2 बार खाना मिलेगा, सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। पानी उधर से लेना है। अगर कोई परेशानी हो तो एंट्री गेट पर गार्ड से बात कर लेना। इतना कहकर वो चला जाता है। हम चारों वहीं खड़े रहते हैं। समझ नहीं आता क्या करें। हमें यहाँ अलग होना पड़ेगा। आदमी और औरतों को अलग अलग सोना है। मैं लिन यूए से कहता हूँ। वो उससे हिलाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। अपना ध्यान रखना। उसे औरतों वाले टेंट में जाते देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इन 2 दिनों में हमने एक साथ बहुत कुछ सहा है। भले ही थोड़ा ही वक्त बीता है, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। चलो चलें। ली मेरे कंधे पर हाथ रखता है। आदमियों वाला टेंट बहुत भरा हुआ है। जमीन पर पतली पतली मैट्स बिछी हैं। लोग एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। हवा में पसीने और डिसइंफेक्टेंट की अजीब सी महक है। चलो बैठने के लिए कोई कोना ढूंढते हैं। क्या तुम सब आज ही आए हो? वांगले अपने बगल वाले आदमी से पूछता है। वो आदमी हमारी तरफ देखता है और सिर हिलाता है। मैं दोपहर में आया था। तुम लोग अभी आए हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उस आदमी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान है। मैंने सुना है कि कल से सेफ जोन नए लोगों को लेना बंद कर देगा। क्यों? बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं और सप्लाईज कम पड़ रही हैं।
ये खबर सुनकर हमारा दिल बैठ जाता है। अगर सेफ जोन ही सेफ नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? रात गहराती जा रही है। टेंट में लोगों के खर्राटे गूंज रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे दिमाग में इन 2 दिनों के भयानक मंजर घूम रहे हैं। मेट्रो की वो चीखें, प्लेटफॉर्म पर मची वो भगदड़, सड़कों पर पड़ी वो लाशें। ये दुनिया ऐसे कैसे तबाह हो सकती है? मैं करवट लेता हूँ और देखता हूँ कि ली भी जाग रहा है। नींद नहीं आ रही? वो धीरे से पूछता है। हाँ, नॉर्मल है, ली कहता है। जब कोई पहली बार ये सब देखता है तो ऐसा ही होता है। पहली बार? मैं हैरानी से पूछता हूँ। ये कुछ देर चुप रहता है। जब मैं आर्मी में था तो मैंने कुछ स्पेशल मिशंस किए थे। मैंने पहले भी ऐसी सिचुएशन देखी है। तुम्हारा मतलब ये कोई वायरस नहीं है? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। ये कुछ और ही है, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। उसका जवाब मुझे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। ज़्यादा मत सोचो, ली कहता है, बस जिंदा रहना ही काफ़ी है। हाँ, जिंदा रहना ही काफ़ी है, लेकिन क्या बस सांसें चलना ही जिंदा रहना है? सोच रहे? क्वारंटीन के दूसरे दिन मैंने अपनी आंखों से नर्क देखा। ये कोई कहावत नहीं, वो सचमुच नर्क था। सुबह 4 बजे टेंट के बाहर भयानक शोर मच जाता है। कोई जोर से चिल्लाता है। हम टेंट से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सेफ जोन के दूसरी तरफ भयानक आग लगी हुई है। आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। और फिर मुझे वो खौफनाक नज़ारा दिखता है। आग के बीच से कुछ आकृतियां बाहर निकल रही हैं। वो आग से बचकर नहीं भाग रही, बल्कि भागते हुए लोगों का शिकार कर रही हैं। वो इन्फेक्टेड हैं। किसी की चीख निकल जाती है। सेफ जोन के अंदर इन्फेक्टेड कैसे आ सकते हैं? इसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। क्वारंटीन एरिया में किसी का म्यूटेशन हो गया था। एक वर्कर बदहवास सा भागता हुआ आता है। कल रात कई लोगों ने अपने घाव छिपा लिए थे। गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। सैनिक क्वारंटीन एरिया की तरफ आ रहे इन्फेक्टेड पर फायर कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। पीछे हटो, सब लोग ईस्ट गेट की तरफ भागो। भीड़ पागलों की तरह भागने लगती है। इस अफरा तफरी में मैं लेन्युए को ढूंढता हूँ। लेन्युए, लेन्युए। शुक्र है भगवान का, वो पास में ही थी। मैं भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरे पीछे आओ। वांग ले और ली भी हमारे पास आ जाते हैं, इधर से। ली उस तरफ इशारा करता है जहां भीड़ कम है। हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। ली एक एक्स मिलिट्री है, उसने ऐसा रास्ता चुना जहां ना भीड़ है और ना ही इन्फेक्टेड। लेकिन भागते हुए मुझे कुछ अजीब लगता है। हम सेफ जोन से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अंदर की तरफ जा रहे हैं। ली, रास्ता गलत है, मुझ पर भरोसा रखो, वो बिना पीछे देखे जवाब देता है। हमारे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ली हमें सप्लाईज के एक वेयरहाउस के पास ले आता है। एंट्री पर खड़े गार्ड्स पहले ही अंदर जा चुके हैं। वेयरहाउस पूरी तरह से भरा हुआ है। खाना, पानी, दवाइयाँ और यहाँ तक कि हथियार भी। जो भी काम का दिखे उठा लो। ली अपना बैकपैक भरते हुए कहता है। क्या हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए? लिन्युए पूछती है। भागकर कहाँ जाओगे? ली जवाब देता है, बाहर हर जगह इन्फेक्टेड भरे पड़े हैं। बाहर जाना मतलब सीधी मौत। तो हम कुछ देर के लिए यहीं छिप जाते हैं। ली अपनी बंदूक चेक करते हुए कहता है, जब बाहर माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा तब निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ली अभी भी सप्लाईज इकट्ठा कर रहा है। मैंने एक ट्रैकिंग बैग उठाया और उसमें पानी, प्रोटीन बिस्किट्स, फ्लैशलाइट और बैटरीज भर ली। लिन ये को एक फर्स्ट एड किट मिल जाती है। मैं सीधा खाने वाले एरिया की तरफ जाता हूँ। ज्यादा सामान मत उठाना, ली वार्निंग देता है। अचानक वेयरहाउस का दरवाजा जोर से टूटता है। कुछ लोग भागते हुए अंदर आते हैं। दरवाजा बंद करो, वो हमारे पीछे ही है। हम दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद करते हैं और भारी फर्नीचर लाकर ब्लॉक कर देते हैं। दरवाजे के उस पार से जोर जोर से पीटने की आवाजें आ रही हैं। ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। नए आए लोगों में से एक कहता है। मैं उन्हें ध्यान से देखता हूँ। 3 लोग हैं, 2 आदमी और एक औरत। सबने सिक्योरिटी और वर्कर यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तुम लोग यहाँ के वर्कर हो, सही कहा? आगे खड़ा आदमी कड़वी हंसी हंसता है। मैं मेडिकल टीम से हूँ, ये लॉजिस्टिक्स से है और ये रजिस्ट्रेशन टीम से। ये सब कैसे हो गया? लिन ये पूछती है, क्या सेफ जोन सेफ नहीं था? उनमें से एक सिर हिलाता है। कोई भी जगह पूरी तरह सेफ नहीं है। ये सब मैनेजमेंट की लापरवाही का नतीजा है। दरवाजे पर मार पड़ने की आवाजें और तेज हो जाती हैं। क्या यहाँ कोई बैकडोर है? वॉन्गले पूछता है। हाँ है, लॉजिस्टिक्स वाला आदमी कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, बैकडोर से भी धड़ धड़ की आवाजें आने लगती हैं। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। छत पर चलो, ली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। वेयरहाउस में एक सीढ़ी है जो छत तक जाती है। हम सब ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से पूरा सेफ जोन दिखाई दे रहा है और वो नज़ारा बेहद खौफनाक है। हर तरफ सिर्फ आग की लपटें और भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और धमाके, सब कुछ एक भयानक केओस में बदल चुका है। जो जगह कल तक एक सेफ शेल्टर थी, वो आज एक बूचड़खाना बन चुकी है। सब खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन वाली औरत वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अभी नहीं, ली चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहता है। ईस्ट वॉल का एक हिस्सा टूट गया है, हम वहां से बाहर निकल सकते हैं।
लेकिन ईस्ट वॉल तक पहुंचने के लिए हमें पूरे सेफ जोन को पार करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। लॉजिस्टिक्स वाला आदमी कहता है वेयर हाउस के अंदर एक ट्रांसपोर्ट ट्रक है और मेरे पास उसकी चाबियां हैं। गाड़ी से निकलना आसान होगा। हम सब वापस वेयर हाउस में उतरते हैं। इन्फेक्टेड ने मेन डोर लगभग तोड़ ही दिया है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह जल्दी करना होगा। ली सबसे आगे चलता है और सटीक निशाने लगाता है। हम भागते हुए गैराज की तरफ बढ़ते हैं। वहां एक मिलिट्री ट्रक खड़ा है। सब गाड़ी में बैठो। लॉजिस्टिक्स वाले ने ट्रक स्टार्ट किया। हम बाकी सब पीछे कार्गो बॉक्स में चढ़ गए। हमने खुद को कसकर पकड़ लिया। ट्रक एक भयानक दहाड़ के साथ गैराज से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं है। ट्रक तेजी से इन्फेक्टेड को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। कुछ इन्फेक्टेड कार्गो बॉक्स पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हम हथियारों से मार मार कर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। लिन यूई डरी हुई है और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, हम यहां से निकल जाएंगे। मैं उसे तसल्ली देता हूं, लेकिन सच तो यह है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार हम ईस्ट गेट की टूटी हुई दीवार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह पूरी तरह से इन्फेक्टेड से घिरी हुई है। हिम्मत हारना मत। ली और ड्राइवर दांत भींचकर एक्सेलरेटर को पूरा दबा देते हैं। ट्रक किसी खूंखार जानवर की तरह इन्फेक्टेड की भीड़ से टकराता है। इस भयानक टक्कर से हम सब बुरी तरह हिल जाते हैं। मेडिकल टीम वाला आदमी अपना बैलेंस खो बैठता है और कार्गो बॉक्स से नीचे गिर जाता है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। इन्फेक्टेड उसे एक सेकंड में ही नोच खाते हैं। ट्रक किसी तरह रास्ता बनाते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन इंजन से अब धुआं निकलने लगा है। ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, सीधे चलो। आगे एक जंगल है। ली ऑर्डर देता है। ट्रक सीधा जंगल में घुसता है और आखिरकार इंजन दम तोड़ देता है। हम सब नीचे कूदते हैं और भागने लगते हैं। पीछे सेफ जोन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आग की लपटों ने आधे आसमान को लाल कर दिया है। हम तब तक भागते रहे जब तक कि हमारे पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर हम रुक जाते हैं। हम 7 लोग निकले थे, अब सिर्फ 6 बचे हैं। लॉजिस्टिक्स वाले का नाम जांग है और रजिस्ट्रेशन वाली औरत का नाम लियो में। अब हम क्या करें? वांग ले हांफते हुए पूछता है। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि किसी के पास जवाब है ही नहीं। सेफ जोन खत्म हो चुका है। हम फिर से सड़क के आवारा कुत्तों की तरह हो गए हैं। आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। ली कहता है सुबह फैसला करेंगे कि क्या करना है। हमें जंगल में छिपने की एक जगह मिल जाती है। लिन ये मेरे कंधे पर सिर रखकर अभी भी कांप रही है। आई एम सॉरी, वो धीरे से कहती है। माफी क्यों मांग रही हो? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद तुम अब तक बचकर निकल चुके होते। पागल मत बनो। मैं उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता हूँ। हम साथ हैं। वो डबडबी आंखों से मेरी तरफ देखती है। चांद की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही है। इस पागल दुनिया में हम बस एक दूसरे का ही सहारा है। चुप रहो। ली अचानक कहता है। दूर से किसी मोटर की आवाज आ रही है। गाड़ियों का काफिला, आर्मी। लियू मे की आंखों में उम्मीद जाग उठती है। ली सिर हिलाता है। नहीं, ये मिलिट्री व्हीकल्स की आवाज नहीं है। वो सही कह रहा है। पेड़ों के बीच से वो गाड़ियों का काफिला हमारे पास आता जा रहा है। ये अच्छी खबर नहीं लग रही, वांग ली कहता है। बिल्कुल नहीं। ली के चेहरे पर तनाव है। इस तबाही में कभी कभी इंसान इन्फेक्टेड से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। काफिला थोड़ी ही दूर पर रुकता है। बॉस, सेफ जोन खत्म हो चुका है। कोई बहुत खुश होकर खबर सुनाता है। एक भारी सी आवाज आती है। वो आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे थे ना, अब पूरा सनी हमारा है। सुबह होते ही सारे सप्लाईज उठा लेना, और याद रहे जो भी आदमी जिंदा मिले उसे मार देना। और औरतों को, उन्हें जिंदा रखना। एक नीच सी हंसी गूंजती है। मैं महसूस कर सकता हूं कि लिन ये का हाथ कांप रहा है। ये लोग इन्फेक्टेड से भी ज्यादा खौफनाक हैं। इन्फेक्टेड सिर्फ तुम्हें खाना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान, इनकी भूख कहीं ज्यादा भयानक है। आखिरकार वो काफिला वहां से चला जाता है। हम 1 घंटे तक जंगल में ही छिपे रहते हैं। जब पूरा यकीन हो जाता है कि सब सेफ है, तब हम बाहर निकलते हैं। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ली कहता है वो लोग पक्का सुबह वापस लूट पाट करने आएंगे, तो कहाँ जाएं? जंग पूछता है। ली थोड़ा सोचता है और कहता है नॉर्थ की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है चेंगडे में एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है जो सीधा आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है। कितनी दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर से भी ज्यादा। सब चुप हो जाते हैं। नॉर्मल दिनों में 100 किलोमीटर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हर 1 किलोमीटर पर मौत खड़ी है। क्या कोई और ऑप्शन है? ली उल्टा सवाल करता है। नहीं। तो फिर यही फाइनल है। मैंने कहा मरने का इंतजार करने से तो बेहतर ही है। बाकी सब भी सिर हिलाते हैं। हम तैयार होने लगते हैं। बचे हुए सप्लाईज को बांटते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेता है। रास्ते में किसी पर भरोसा मत करना। इंसान दिखे तो छिप जाना, गाड़ियां दिखे तो छिप जाना। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो, सामने मत आना। सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं। हम मेन रोड से बचकर चलते हैं। हम कच्चे रास्तों से होकर जा रहे हैं।
करीब 2 घंटे चलने के बाद सामने एक गांव नजर आता है। यहाँ से चक्कर काट कर चलते हैं। लियू में कहती है, मैं और नहीं चल सकती, मुझे दर्द हो रहा है। कल रात उसका टखना मुड़ गया था और वो तब से बर्दाश्त कर रही है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मैंने कहा। हम गांव के एंट्रेंस पर बनी एक खाली दुकान में रुकते हैं। दुकान पहले ही पूरी तरह लुट चुकी है, लेकिन कम से कम यहाँ हवा और बारिश से बचाव है। मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ, ली कहता है। मैं भी चलता हूँ। मैं उठने लगता हूँ। नहीं, तुम लोग आराम करो, उसने कहा। पिछले 2 दिनों में लिन युए ने जो कुछ भी देखा है वो एक किंडरगार्टन टीचर के लिए बहुत ज्यादा भयानक था। थोड़ा पानी पी लो। मैं उसे अपनी वाटर बॉटल देता हूँ। वो 1-2 घूंट पानी पीती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम जिंदा चेंगबे पहुंच पाएंगे? वो पूछती है। हाँ, बिल्कुल पहुंचेंगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। झूठ है, वो एक हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहती है। तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन नहीं है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सच कहूँ तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। वो आगे कहती है, बस गुस्सा आता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक नहीं की। बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहती थी। ऐसा मत सोचो। मेरे बॉयफ्रेंड ने पक्का, उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। हम इस साल शादी करने वाले थे। मुझे समझ नहीं आता उसे कैसे तसल्ली दूं। इस तबाही में हर तसल्ली खोखली और बेकार लगती है। कम से कम मैं बस इतना ही कह पाता हूँ। उसके आंसू आखिरकार बह निकलते हैं। मैं अपने हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से गले लगा लेता हूँ। वो मेरी बाहों में चुपचाप रोती रहती है। तभी बाहर से ली की आवाज़ आती है, सब बाहर आओ जल्दी, कोई आ रहा है। हम भागकर बाहर आते हैं। ली दूर इशारा कर रहा है, गाड़ियों का एक काफिला हमारी तरफ आ रहा है। सच में धूल उड़ाते हुए कई गाड़ियां सीधा हमारी तरफ आ रही हैं। छिप जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सबसे आगे वाली मिलिट्री जीप बिल्कुल हमारे सामने आकर रुकती है। कई लोग नीचे कूदते हैं, सबके हाथों में बंदूकें हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तुम लोग सेफ जोन से भाग कर आए हो? जो उनका नेता लग रहा था उसने पूछा। ली सिर हिलाता है। हाँ। सेफ जोन का क्या हाल है? खत्म हो गया। ली की आंखों में अंधेरा छा जाता है। वो स्कार फेस वाला आदमी कुछ देर चुप रहता है, फिर अपने हाथ से इशारा करता है, बंदूकें नीचे करो। उसके आदमी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ली पूछता है। मिलिट्री बेस। स्कार फेस वाला मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वहां मत जाना। वो जगह 3 दिन पहले ही तबाह हो चुकी है। ये खबर हम पर बिजली बनकर गिरती है। ये इम्पॉसिबल है। जांग चिल्लाता है, वो मिलिट्री बेस है तो क्या हुआ? इन्फेक्टेड, ये थोड़ी देखते हैं कि तुम मिलिट्री से हो या नहीं। हम फिर से एक गहरी निराशा में डूब जाते हैं। हमारे साथ चलो, स्कारफेस अचानक कहता है। क्या हमारे पास एक शेल्टर है? फिलहाल वो सेफ है। स्कारफेस हमें ऊपर से नीचे तक घूरता है। तुम लोग अच्छे इंसान लग रहे हो। हमें शेल्टर में लोगों की जरूरत है। ली और मैं एक दूसरे को देखते हैं। हम लुटेरे नहीं हैं, इससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती है। क्या कहते हो? स्कारफेस पूछता है। ठीक है। ली हमारी तरफ से फैसला लेता है। गाड़ियों में बैठो। हम ट्रक में चढ़ जाते हैं। काफिला आगे बढ़ता है। मेरा नाम चेंगान है। स्कारफेस खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पहले मेरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी थी। तुम्हारे पास कितने लोग हैं? ली पूछता है। 30 से ज्यादा, चेंगन बताता है। सब अलग अलग जगहों से भाग कर आए हैं। कुछ रूल्स हैं, कोई गड़बड़ मत करना और हम सब जिंदा रहेंगे। तुम्हारा शेल्टर कहाँ है? एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में। चेंगान सिगरेट जलाता है। जगह बड़ी है, प्रोटेक्शन अच्छी है और जमीन के अंदर पानी भी है। हम 1 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग करते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारी लाशें और खाली गाड़ियां दिखती हैं। कुछ जगहों से अभी भी धुआं निकल रहा है। ये दुनिया सच में खत्म हो चुकी है। हम पहुंच जाते हैं। कुछ बड़े बड़े शेड्स दिखाई देते हैं। एंट्री गेट पर हथियारबंद गार्ड्स खड़े हैं। काफिला देखकर वो गेट खोल देते हैं। फैक्ट्री मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ी है। कई शेड्स को लिविंग एरियाज में बदल दिया गया है। बीच वाले मैदान में कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी लोग सप्लाईज अरेंज कर रहे हैं। ये सचमुच सर्वाइवर्स का एक सीरियस शेल्टर लग रहा है। बॉस चेन वापस आ गए। कोई जोर से चिल्लाता है। चेंगन गाड़ी से नीचे कूदता है। सब यहाँ आओ, नए लोगों से मिलो। लोग पास आ जाते हैं। सब आम इंसान लग रहे हैं। ये सब सुनी सेफ जोन से आए हैं। चेंगन इंट्रोड्यूस करता है, आज से ये हमारे साथ रहेंगे। सेफ जोन का क्या हुआ? कोई पूछता है। तबाह हो गया। भीड़ में खौफ की आवाजें गूंज उठती हैं। चलो, सब अपने अपने काम पर लगो। चेंगन हाथ हिलाते हुए कहता है, शाओ लियू, इन्हें इनकी जगह दिखाओ। एक जवान लड़का आगे आता है, मेरे पीछे आओ। वो हमें एक शेड में ले जाता है। आदमी यहाँ सोएंगे, औरतें वहाँ। वो 2 अलग एरियाज की तरफ इशारा करता है। तुम्हें जल्दी ही जरूरत का सामान मिल जाएगा, याद रखना। यहाँ के रूल्स बहुत सिंपल हैं। चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, एक दूसरे की मत करना। जिसने भी रूल्स तोड़े उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और खाने का क्या? हम सब दिन में 2 बार एक साथ खाना खाते हैं। शॉल्यू बताता है, अगर तुम्हें कुछ बेहतर चाहिए तो तुम्हें बाहर सप्लाईज ढूंढने जाना होगा।
जो भी तुम लाओगे उसका आधा तुम्हें देना होगा, बाकी तुम्हारा। ये डील बुरी नहीं है। सेटलमेंट के बाद मैं लिन युआ को ढूंढता हूँ। कैसा लगा है? ठीक है। वो एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है, कम से कम बाहर से तो बेहतर ही है। अपना ध्यान रखना। मैं उसे समझाता हूँ, अकेले कुछ मत करना। वो सिर हिलाती है। रात के खाने के वक्त सब डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होते हैं। खाना बहुत ही सादा है, दलिया और कुछ नमकीन सब्जियां। लेकिन इस तबाही में गर्म खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। खाना खाते हुए मैं बाकी लोगों को देखता हूँ। ज्यादातर लोगों के चेहरे सुन्न पड़े हैं और वो बस रोबोट की तरह खा रहे हैं। बस कुछ लोग ही अलर्ट हैं। मेरा नाम जू शाओ है। एक लंबा पतला आदमी मेरे बगल में बैठता है। तुम यहाँ कब से हो? आज ही आया हूँ। किस्मत अच्छी है, जू शाओ धीरे से कहता है। चेंगन के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर है, पर वो बुरा इंसान नहीं है। बाहर के उन दरिंदों से तो बहुत अच्छा है। बाहर बहुत तबाही है। जू शाओ एक अजीब सी हंसी हंसता है। बाहर पूरा नर्क है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इंस्टेंट नूडल्स के एक पैकेट के लिए लोगों के एक ग्रुप ने 3 लोगों की एक फैमिली को मार दिया। ये सुनकर मेरे पेट में ऐंठन सी होने लगती है। इसलिए तमीज से रहना और यहीं रुके रहना। जू शाओ मेरे कंधे पर हाथ मारता है। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। रात के खाने के बाद चंगान नए लोगों को इकट्ठा करता है। कल से तुम सब काम पर लगोगे। वो कहता है, जिसे खेती आती है वो खेती करेगा। मुझे फर्स्ट एड आती है। लिन ये हाथ उठाती है। बहुत बढ़िया, तुम मेडिकल टीम में जाओगी। चेंगान सिर हिलाता है और बाकी लोग। ली कहता है, क्या मैं नए लोगों को कॉम्बैट ट्रेनिंग दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हमें तुम्हारे जैसे ही किसी की तलाश थी, और इस तरह हम उस शेल्टर में रहने लगे। हालांकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, पर कम से कम अभी के लिए हम सेफ थे। रात को मैं लकड़ी के उस सख्त बेड पर लेटा हुआ हूँ। बाहर चलने वाली तेज हवाओं की आवाज़ सुनाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कब तक चलेगा। क्या इस दुनिया में अभी भी कोई उम्मीद बची है? लेकिन कम से कम हम जिंदा हैं। बस इतना ही काफ़ी है। शेल्टर में हमारे 5वें दिन एक बहुत बड़ी घटना हो गई। उस सुबह मैं ली के साथ कुछ ठीक करने में मदद कर रहा था। तभी मुझे गार्ड की जोरदार चीख सुनाई देती है। कोई आ रहा है। चंगन अपने आदमियों के साथ बाहर देखने जाता है। 10 मिनट बाद वो 3 लोगों को वापस लाते हैं, या यूं कहूं कि 2.5 लोगों को। एक बहुत बुरी तरह घायल है, जिसे बाकी दोनों ने पकड़ा हुआ है। जल्दी इन्हें मेडिकल रूम ले जाओ, चेंगन चिल्लाता है। मेडिकल टीम तुरंत काम पर लग जाती है। क्या हुआ? ली पूछता है। जो आदमी उन्हें लेकर आया था वो हाँफ रहा है। हमारा हमारा शेल्टर उन लोगों ने छीन लिया। किसने? इन्फेक्टेड ने? नहीं, इंसानों ने। उस आदमी ने थूक गटका। वो खुद को क्लीनर्स कहते हैं। वो जो भी दिखता है उसे मार देते हैं। सारे सप्लाईज लूट लेते हैं। चंगान का चेहरा गंभीर हो जाता है। क्लीनर्स? वो यहाँ तक कैसे पहुंच गए? तुम उन्हें जानते हो? मैंने उनके बारे में सुना है। चेंगन बताता है, वो पूरी तरह से पागलों का एक ग्रुप है। उन्हें लगता है कि यह तबाही भगवान की दी हुई कोई सजा है। वो बचे हुए सभी सर्वाइवर्स को खत्म करना चाहते हैं। पागल लोग। इस दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं है। वो कितने लोग हैं? ली पूछता है। पता नहीं, कम से कम 50। और सबके पास भारी हथियार हैं। 50 पागल लोग, वो भी हथियारों के साथ। और हम सिर्फ 30 हैं जिनके पास नाम मात्र के हथियार हैं। क्या उन्हें पता था कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो? चंगान पूछता है। वो आदमी थोड़ा झिझकता है, शायद उन्हें पता चल गया हो। वहाँ का माहौल एकदम सुन्न पड़ जाता है। सबको इकट्ठा करो। लड़ने की तैयारी करो। चंगन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑर्डर देता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दूर से इंजन्स की तेज आवाजें आने लगती हैं। वो आ गए। गार्ड दीवार के सुराग से चिल्लाता है। मुझे एक खौफनाक नज़ारा दिखता है। दर्जन भर मॉडिफाइड गाड़ियां। उनमें बैठे सभी लोगों ने ब्लैक यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं। सारे बूढ़े, औरतें और बच्चे। बेसमेंट में जाओ। चेंगन चिल्लाता है, जो भी बंदूक चला सकता है वो दीवार पर आ जाओ। मैं लिन्युए को पकड़कर तेजी से बेसमेंट की तरफ ले जाता हूँ। और तुम? मुझे उनकी मदद करनी होगी। वहां बहुत खतरा है। मेरी बात मानो। मैं उसे धीरे से धक्का देता हूँ। जल्दी जाओ। लिन्युए अपने होंठ काटती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अपना ध्यान रखना। मैं उसे बेसमेंट में जाते हुए देखता हूँ। एक राइफल उठाता हूँ और दीवार पर चढ़ जाता हूँ। क्लीनर्स का काफिला मेन गेट के सामने रुकता है। स्कल मास्क पहना एक आदमी गाड़ी की छत पर खड़ा है। उसके हाथ में एक मेगाफोन है। सुनो, अंदर जो लोग हैं, भगवान ने तुम्हें चुन लिया है। एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करो। किसी पागल का बेकार सा लॉजिक, भाड़ में जाओ तुम। चंगान गाली देता है। तुम लोग बेवकूफ और जाहिल हो। स्कल मास्क वाला सिर हिलाता है। तो फिर मैं तुम्हें नर्क में भेजता हूँ। जंग शुरू हो जाती है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। मैं कवर के पीछे दुबक जाता हूँ। मुझे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया हिल रही है। हालत बहुत खतरनाक है। मैं थोड़ा सा सिर बाहर निकालता हूँ, आंखें बंद करके कुछ फायर करता हूँ और वापस छिप जाता हूँ। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। ये मेरी पहली असली लड़ाई है। इन्फेक्टेड से नहीं, बल्कि जिंदा इंसानों से। कोई चिल्लाता है, ग्रेनेड, बूम। धमाका बहुत नजदीक होता है। छर्रे हर तरफ उड़ रहे हैं। एक गार्ड चीखते हुए नीचे गिरता है।
डॉक्टर्स सब बेसमेंट में है। सिचुएशन हमारे लिए और भी खराब होती जा रही है। उन गुंडों की फायरिंग बहुत हैवी है और उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। वो बस मेन गेट को तोड़ना चाहते हैं। हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। हेवी मशीन गन की गोलियों से मेन गेट हिल रहा है। स्टेशन की तरफ पीछे हटने के लिए तैयार रहो। चेंगन चिल्लाता है। तभी वांग ले भागता हुआ आता है। मैं दरवाज़ा ब्लॉक करने जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? मैं उसे पकड़ लेता हूँ, किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। वांग ले खुद को मुझसे छुड़ाता है। मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो बाहर की तरफ भाग जाता है। ग्रेनेड्स का एक पूरा बॉक्स लेकर वांग ले मेन गेट के पीछे जाता है और दरवाजे की दरार से ग्रेनेड्स बाहर फेंकने लगता है। गोलियां उसके आसपास लग रही हैं, जिससे धूल उड़ रही है। वापस आ जाओ, मैं चिल्लाता हूँ। वांग ले पीछे मुड़ता है और मुझे देखकर एक चौड़ी सी मुस्कान देता है। फिर वो सारे ग्रेनेड्स की पिंस खींच देता है। नहीं, एक जबरदस्त धमाका होता है। मेन गेट और वांग ले दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन इस धमाके ने बाहर खड़ी दो गाड़ियों को भी उड़ा दिया है। मैं सन्न खड़ा हूं। वो मुस्कुराता हुआ मोटा आदमी पलक झपकते ही खत्म हो गया। वहां ऐसे खड़े मत रहो, फायरिंग करते रहो। ली लाल आंखों के साथ चिल्लाता है। मैं ट्रिगर दबाता हूं। मैं वांगले की मौत का बदला लूंगा। लेकिन वहां बहुत सारे इन्फेक्टेड भी आ गए हैं। धमाके से दीवार में हुए सुराख से वो अंदर घुसने लगते हैं। पीछे हटो, मेन वर्कशॉप की तरफ वापस जाओ। हम लड़ते हुए पीछे हट रहे हैं। कुछ और लोग मारे जाते हैं। हमें कवर फायर देते हुए जान के पैर में गोली लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जाओ। वो चिल्लाता है। लेकिन कोई उसे वहां छोड़कर नहीं जाता। दो लोग उसे पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। हम पीछे हटकर मेन वर्कशॉप में आ जाते हैं। हमें जो भी सामान मिलता है हम उससे दरवाज़ा ब्लॉक कर देते हैं। बेसमेंट का एंट्रेंस कहाँ है? मैं पूछता हूँ। पीछे की तरफ है। चेंगन अपना घायल कंधा पकड़े हुए कहता है। हमें बेसमेंट वाले लोगों को बचाना होगा। मैं पीछे वाले दरवाजे पे नजर रखता हूँ। ली कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं और कुछ लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। बैक डोर पर पहुंचते ही हम देखते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम फायर ओपन कर देते हैं। कुछ देर फायरिंग के बाद हम इन्फेक्टेड को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। लेकिन हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं। कितनी गोलियां बची हैं? 100 से भी कम। हम सब मारे जाएंगे। तभी वॉकी टॉकी पर आवाज आती है। ये चेंगन है। फ्रंट डोर टूटने वाला है। घेराबंदी तोड़कर भागने की तैयारी करो। घेराबंदी तोड़कर कहाँ जाए? बाहर हर जगह दुश्मन भरे पड़े हैं। बेसमेंट में एक खुफिया रास्ता है। ये अचानक कहता है। वो सीधा पीछे के जंगल में निकलता है। तुम्हें कैसे पता? मैंने पहले देखा था। ली जल्दी से अपनी गन की मैगजीन चेंज करता है। तुम बेसमेंट वाले लोगों को उस रास्ते से बाहर निकालो, हम तुम्हें कवर देंगे। ये इम्पॉसिबल है। तुम सब मारे जाओगे, एक साथ मरने से तो बेहतर ही है। ली मुझे देखता है। याद है तुमने क्या कहा था? जब तक सांस है तब तक आस है। बहस करने का वक्त नहीं है। मैं भागकर बेसमेंट में जाता हूँ। लिन युए लिचुआन वो भागकर मुझे कसकर गले लगा लेती है। खुफिया रास्ता। ली सही कह रहा था, बेसमेंट में सच में एक खुफिया रास्ता है। सब लोग मेरे पीछे आओ। बूढ़े, औरतें, बच्चे। हम करीब 15 लोग थे। रास्ता बहुत संकरा है, हम झुक कर ही चल सकते हैं। घूप अंधेरा, सीलन और भयानक खौफ। पीछे से भयानक फायरिंग और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। मुझे नहीं पता ली और बाकी लोगों का क्या हाल होगा। हम करीब 10 मिनट तक चलते रहते हैं। आखिरकार हमें रोशनी दिखाई देती है। एग्जिट सीधा जंगल में निकलता है। भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। हम पूरी ताकत लगाकर जंगल में भागने लगते हैं। हमारे पीछे फैक्ट्री की तरफ आसमान लपटों से लाल हो चुका है। हम तब तक भागते रहे जब तक कि हमारी सांसें नहीं फूल गईं। हम गिनती करते हैं। 15 लोग। उस आउटपोस्ट में 30 से ज्यादा लोग थे, अब सिर्फ इतने ही बचे हैं। और ली और बाकी लोग? लिन्युए धीरे से पूछती है। मैं सिर हिला देता हूँ। उन सब ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब हम क्या करें? कोई मुझसे पूछता है। मैं बूढ़े, औरतों और बच्चों के इस ग्रुप को देखता हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। चेंगन मारा गया, ली मारा गया, वांग ले भी मारा गया। अब मैं ही इनका आखिरी सहारा हूँ। वहां दूर एक रोशनी है। सच में दूर एक हल्की सी रोशनी है। कोई कैंपफायर जल रही है। संभल कर छिप कर पास चलते हैं। कैंपफायर के आसपास कुछ लोग बैठे हैं। वो इन्फेक्टेड नहीं लग रहे। वो मिलिट्री वाले हैं। कोई खुशी से चिल्लाता है। सच में उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई है। हम बच गए। मैं बाहर निकलने ही वाला होता हूँ कि लिन्युए मुझे रोक लेती है। रुको। वो उन लोगों के आर्मबैंड्स की तरफ इशारा करती है। वो असली आर्मी के आर्मबैंड्स नहीं है, वो नकली हैं। तभी उनमें से एक मिलिट्री वाला इंसान वॉशरूम जाने के लिए जंगल की तरफ आता है। आग की रोशनी में मैं उसका चेहरा देख लेता हूँ। वो एक ज़ॉम्बी है। उन्होंने कपड़े बदल लिए हैं। वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे जैसे सर्वाइवर्स इस जाल में फंस जाएं। मैं सबको पीछे हटने का इशारा करता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वहां कोई है।
वहां कोई है। एक ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाता है, भागो। हम फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पीछे से कदमों की आवाजें हमारा पीछा कर रही हैं। अचानक लिन यूए गिर जाती है। उसका पैर मुड़ गया है। नहीं, तुम भागो, वो रोते हुए कहती है। मैं उसे अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ और भागने लगता हूँ, लेकिन उसे उठाकर मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। वो लोग जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे। तभी हमारे सामने कुछ ब्राइट लाइट्स चमक उठती हैं। वो सचमुच मिलिट्री व्हीकल्स हैं। गाड़ी पर लगी हैवी मशीन गन आग उगलने लगती है। जॉम्बीज अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक ऑफिसर गाड़ी से नीचे उतरता है। तुम लोग ठीक हो? इस बार ये असली मिलिट्री है। आर्म बैंड्स, इक्विपमेंट्स, एटीट्यूड, सब कुछ जेन्युइन है। सर्वाइवर्स, मैं हाफते हुए कहता हूँ। ऑफिसर सिर हिलाता है। सब लोग गाड़ियों में बैठो, हम तुम्हें एक सेफ जगह ले जाएंगे। सेफ जगह? क्या अभी भी कोई सेफ जगह बची है? मिलिट्री का काफिला रात के अंधेरे में दौड़ रहा है। मैंने लिन यूए को गले से लगाया हुआ है। उसका पैर बहुत सूज गया है। आर्मी डॉक्टर उसे फर्स्ट एड देता है और एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिसर से पूछता हूँ। बीजिंग। ऑफिसर जवाब देता है, वहां सबसे बड़ा सर्वाइवर बेस बनाया गया है। बीजिंग, इतनी तबाही के बाद आखिरकार हम फिर से वहीं वापस जा रहे हैं। क्या बीजिंग सेफ है? रिलेटिवली सेफ है। कम से कम बाकी जगहों से तो बहुत बेहतर है। ये जवाब दिल को तसल्ली नहीं देता। पूरे देश का क्या हाल है? हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। ऑफिसर आप भरते हुए कहता है, लेकिन हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सच से ज्यादा उम्मीद मायने रखती है। काफिले में 3 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। गाड़ियां सर्वाइवर्स से खचाखच भरी हैं। सिर्फ हम ही नहीं है। कुछ लोग दबी आवाज में रो रहे हैं, कुछ बस शून्य में घूर रहे हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी है। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। लिन्युए मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। वो बहुत थक चुकी है। मैं उसके सोते हुए चेहरे को देखता हूँ। मेरे अंदर हजार भावनाएं उमड़ रही हैं। इन कुछ दिनों में अजनबियों से लेकर एक दूसरे का सहारा बनने तक हमने एक साथ बहुत कुछ सहा है। ये सब कुछ ही दिनों में हो गया। इस अनजान खौफ ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, हमारे जज्बातों को भी। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।